नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 12 है और लक्ष्य बैच के लिए क्लास है। आप जानते हैं लक्ष्य बैच में हम लोग 12वीं क्लास देख रहे हैं। इससे पहले 11 क्लास हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा है। जैन धर्म में महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। बेटा, 24वें तीर्थंकर होते हैं और 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ होते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आप जानते होंगे ऋषभ देव या फिर आदिनाथ जिन्हें कहा जाता है। ऋषभ देव आते हैं या फिर आदिनाथ आते हैं, तो ये लोग हैं। इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था। बेटा, तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है, याद रखना है। सिंह अगर दर्शाया जाए तो समझ लेना महावीर स्वामी के बारे में बात हो रही। ऐसे सभी का अलग अलग है। ऋषनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख होता है, नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह नील कमल होता है। ऐसे सभी का अलग अलग है, ठीक है। तो ये सब डाटा अलग अलग होते हैं। एक डाटा और याद रखना होगा जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण मूल रूप से किसके त्रिरत्न हैं, तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित डाटा देखेंगे। अपना टारगेट है 148 फतेह करना है। 148 के लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, आप करने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद के साथ चलता हूँ कि आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। आइए देखते हैं। गौतम बुद्ध। बेटा, बौद्ध धर्म की जैसे बात होगी गौतम बुद्ध का ही नाम आएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म को इस्टेब्लिश किया है, यानी स्थापित किया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है बेटा, तो कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म होता है। लुम्बिनी ऑप्शंस में बहुत बार रहा है, बहुत बार लुम्बिनी ना होकर के कपिलवस्तु रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में मूल रूप से इनका जन्म होता है। बुद्ध के जन्म का अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख में दिखाई देता है बेटा, तो रुक्किमदेही आता है या फिर रुम्मिकदेही आता है, एक अभिलेख है, वहीं पे मूल रूप से इनके जन्म का प्रमाण दर्शाया गया है। आगे कहा जाता है बुद्ध के बाल्यावस्था का नाम क्या था बेटा। बुद्ध के बाल्यावस्था काल में सिद्धार्थ कहलाए। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या रहा है, शुद्धोधन रहा है। जो लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़े हैं उन्हें ये कहानी बहुत अच्छे से पता होगी। बुद्ध के जन्म से कितने दिनों बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है बेटा, 7 दिन बुद्ध रहते हैं, 7 दिन अपने माता के साथ रहते हैं, उसके बाद इनकी माता क्या देहांत हो जाता है। बालक सिद्धार्थ का पालन पोषण कौन करता है, तो इनकी मौसी आते हैं प्रजापति गौतमी, मूल रूप से वही इनका पालन पोषण करते हैं। नंद और नंदा किसके संतान हैं बेटा, तो जो है अभी इनकी माता नहीं, माता का जैसे देहावसान होता है मूल रूप से गौतमी आ जाती हैं यहाँ, और नंद और नंदा गौतमी के संतान हैं, याद रखना है। गौतम बुद्ध किस गोत्र के थे, हो सकता पूछ ले बेटा, तो गौतम गोत्र के रहे हैं, याद रखना है। गौतम बुद्ध किस जाति के हैं बेटा, शाक्य जाति है, गौतम गोत्र है इनका। बुद्ध के धर्म पत्नी का नाम बताइए बेटा। यशोधरा, बिंबा या फिर भद्रकच्छा भी कई जगह दिखाई देता है। हालांकि यशोधरा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से वनडे एंट्रेंस में। कुछ लोग वनडे एंट्रेंस नहीं जाते हैं, क्या होता बेटा, वनडे एंट्रेंस में जितने एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, जैसे SSC आप देखते होंगे, एक बार दिए, परीक्षा पास हुए, दूसरे में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए और नौकरी पा गए। तो एक दिवसीय परीक्षा जैसे SSC GD है, एक बार दिए, पास हो गए, हो गया। यूपी पुलिस है, लेखपाल है, ऐसे पहले जितनी भी परीक्षाएं हुआ करती थी जो एक दिन में आप परीक्षा दिए और अगली बार में फाइनली रिजल्ट आया, आप नौकरी पाए, तो वो एक दिवसीय परीक्षाएं कहलाती हैं बेटा, ठीक है। तो उसे वनडे एंट्रेंस कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था बेटा, तो गौतम बुद्ध का एक पुत्र था, उसका नाम राहुल था, याद रखना होगा, डाटा इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ का प्रिय मित्र कौन था बेटा, तो चन्ना और छंदक मूल रूप से इनके दोनों मित्र रहे हैं। चन्ना और छंदक सिद्धार्थ के बहुत खास मित्र थे, याद रखना है। शुद्धोधन इनके पिताजी थे। आगे सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा का नाम क्या है बेटा, तो इनका सबसे प्रिय घोड़ा रहा है वो रहा है कंथक। कंथक इनका सबसे प्रिय घोड़ा था, सिद्धार्थ इसी से घूमा करते थे। बुद्ध प्रथम भ्रमण के दौरान कौन सा दृश्य देखते हैं बेटा, भगवान बुद्ध जो है प्रथम भ्रमण के दौरान दृश्य देखते हैं वृद्ध आदमी का, और वृद्ध आदमी को देखने के बाद इनका जो है दिमाग थोड़ा सा चकरिया जाता है और मूल रूप से ये वैराग्य की तरफ जो है करना स्टार्ट कर देते हैं। बुद्ध ने भ्रमण के वक्त दूसरा दृश्य क्या देखा, बीमार आदमी देखा। बुद्ध ने भ्रमण के दौरान तीसरा दृश्य क्या देखा, शव और अर्थी देखा। अच्छा, बुद्ध ने भ्रमण के दौरान चौथा वक्त क्या देखा बेटा, चौथा दृश्य जो देखते हैं उसे संन्यास का देखते हैं। और भगवान बुद्ध ने गर्भ में आना, प्रतीक चिन्ह क्या होता है बेटा, तो सफ़ेद प्रकाश में हाथी मूल रूप से भगवान बुद्ध के गर्भ में आने का। गर्भ आप जानते हैं इनकी माता कौन है, इनकी माता मूल रूप से
7 दिन में ही ख़त्म हो जाती हैं। भगवान बुद्ध पैदा होते हैं, उसके 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो प्रजापति गौतमी ही इसकी जो है पालन पोषण करती हैं। बुद्ध के जन्म को जो है किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है बेटा? तो कमल को दर्शाया जाता है। कमल आप जानते हैं आजकल बहुत चर्चा का विषय बना रहता है। तो कमल भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। बुद्ध के युवा अवस्था का प्रतीक क्या होता है बेटा? तो युवा अवस्था का प्रतीक सांड है। भगवान बुद्ध ने महाभनिष्क्रमण यानी गृह त्याग किससे दर्शाया है बेटा? अश्व के द्वारा गृह त्याग को दर्शाया गया है, याद रखना है। महाभनिष्क्रमण इस भाषा में कहा जाता है। बुद्ध की महाबोधि यानी ज्ञात की प्राप्ति कहाँ होती है बेटा? तो महाबोधि प्राप्ति आप जानते हैं पीपल वृक्ष के नीचे होती है। राइट आंसर पीपल वृक्ष बनता है अगर 4 ऑप्शंस में आता है। बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन को उपदेश को किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन को दर्शाने के लिए चक्र का प्रयोग किया गया है। बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तक को चक्र के द्वारा दर्शाया गया है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। तो पद चिन्ह एवं स्तूप के द्वारा मूल रूप से इनका महापरिनिर्वाण दर्शाया गया है, याद रखना होगा। सिद्धार्थ कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग देते हैं बेटा? तो 29 वर्ष 29 ईयर में मूल रूप से ये घर छोड़ के चले जाते हैं। इनका पुत्र राहुल होता है और राहुल मूल रूप से इनसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। पिताजी इनके जानते हैं तो शुद्धोधन इनकी जो है मौसी वो गौतमी है, वही आती हैं इनका जो है पालन पोषण करते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था बेटा? ये कई बार क्वेश्चन छपा है। इनके गुरु का नाम बताइए। तो आलार कलाम इनका जो है मूल रूप से गुरु रहे हैं। आलार कलाम सांख्य दर्शन के रचनाकार भी हैं, याद रखना है। आगे पूछा जाता है गौतम बुद्ध के द्वितीय कला गुरु यानी द्वितीय गुरु कौन रहे हैं बेटा? तो रुद्रक रामपुत्र, जिसे मूल रूप से संज्ञान यत्र या फिर संज्ञाय यतन के रूप में जाना जाता है। तो रुद्रक रामपुत्र आलार कलाम बहुत बार पूछे गए हैं। रुद्रक रामपुत्र भी हालांकि कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जब थोड़ा जटिल क्वेश्चंस बनता है लोअर पीसीएस में या फिर आरओ समीक्षा अधिकारी में, तब ये क्वेश्चन छपता है। तो रुद्रक रामपुत्र मूल रूप से गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु हैं। पहले गुरु आलार कलाम है, सभी जानते हैं, सांख्य दर्शन इन्होंने लिखा है। किस स्थान पे बुद्ध ने 6 वर्ष की तपस्या किया बेटा? तो उरुवेला स्थान होता है बोधगया में, और वहीं पे मूल रूप से भगवान बुद्ध 6 वर्ष तक जो है ध्यान समाधि लगाते हैं। तब जा करके इन्हें निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे मूल रूप से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे कहा जाता है कौन सी कन्या बुद्ध को खीर का सेवन करवाती है बेटा? खीर का सेवन मूल रूप से सुजाता करवाया करती थी, याद रखना है। बुद्ध कितने लोगों के मध्य सर्वप्रथम उपदेश दिया करते थे बेटा? 5 लोगों के बीच में अपना उपदेश देना स्टार्ट करते हैं। बुद्ध अपना उपदेश सर्वप्रथम कहाँ देते हैं बेटा? तो सारनाथ वाराणसी में सबसे पहले देते हैं। जो लोग वाराणसी के हैं उन्हें पता है कि सारनाथ कहाँ पे। आगे कैंडिन्य, वाम्पा, वाहानाम, भद्देह, असिज्जति कौन थे? तो ये सब बुद्ध के मित्र थे। आप जानते हैं बुद्ध के मित्र जो है चन्ना और छंदक भी थे। वो सिद्धार्थ के प्रिय मित्र थे। लेकिन जब बुद्ध कहलाए तब ये भाद्य आ गए, असिज्ज आ गए, महानाम आ गए, वप्पा आ गए, कौंडल्य आ गए, ये सब बुद्ध के मित्र हो गए। बौद्ध धर्म की नींव किस स्थान पर डाला जाता है बेटा? तो सारनाथ से ही बौद्ध धर्म का जो है नींव पड़ता है, याद रखना है। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में है। आजकल बहुत चर्चा का विषय रहता है। बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना किस स्थान पे की जाती है? तो बेटा बौद्ध भिक्षुणी संघ जो है एस्टेब्लिश होता है वह वैशाली में होता है। वैशाली बिहार वाला बेल्ट होता है, याद रखना है। आम्रपाली को बुद्ध ने कहाँ दीक्षा दी थी बेटा? आम्रपाली को बुद्ध ने वैशाली में ही दीक्षा दी थी। वैशाली वही बिहार वाला बेल्ट। बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में होती बेटा? 80 वर्ष की आयु में मूल रूप से बुद्ध इस दुनिया को छोड़ करके सदा के लिए गौलोकवासी हो जाते हैं। आगे कहा जाता है बुद्ध ने अंतिम शिष्य किसे बनाया बेटा? सुभाद्र या फिर सुभद्र मूल रूप से बुद्ध के सबसे अंतिम शिष्य बनते हैं। बुद्ध ने अपना व्यक्ति को अंतिम उपदेश दिया था बेटा। आनंद को अपना अंतिम उपदेश देते हैं भगवान बुद्ध, और आनंद से ही सब कुछ बता के जाते हैं। ठीक है, तो आनंद से सब कुछ ये बता करके जाते हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया कि बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया बेटा? तो अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये संप्रदाय नहीं बनाते हैं, कोई जो है पीठ नहीं बनाते हैं कि उसका उत्तराधिकारी होगा। आगे कहा गया गौतम बुद्ध का संस्कार किस नदी पे किया जाता है? तो अंतिम संस्कार बेटा हिरणवती नदी के किनारे किया जाता है। बौद्ध सभा में आसीन या बौद्ध सभा में आसन की व्यवस्था करने वाले को कहा जाता है बेटा? तो प्रज्ञापक कहा जाता है उसे, जिसने आसन की व्यवस्था कर दी हो। आगे समयक प्रज्ञा, समयक ज्ञान और समयक समाधि किस में संकलित है बेटा? त्रिरत्न में संकलित है। लेकिन त्रिरत्न किसके? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। आप जानते हैं समयक श्रद्धा, समयक ज्ञान और समयक आचरण मूल रूप से त्रिरत्न थे किसके? वो थे जैन धर्म के। लेकिन समयक प्रज्ञा, समयक ज्ञान और समयक समाधि मूल रूप से त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के।
दोनों में भिन्नताएं हैं। बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में बढ़ जाता है बेटा? तो हीनयान और महायान 2 संप्रदाय बनते हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आगे कहा जाता है बुद्ध मूर्ति की पूजा किस संप्रदाय के लोग करते हैं? बेटा भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा यान महायान वाले करते हैं, महायान जिसमें कनिष्क रहता है। सैंत्रांति वैभाषिक किस संप्रदाय की उपशाखाएं हैं? बेटा तो हीनयान संप्रदाय की शाखाएं हैं, याद रखना होगा। महायान में बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती है, जबकि वैभाषिक हीनयान संप्रदाय का एक छोटा सा उपशैली है। सैंत्रांतिक और जो है वैभाषिक में कौन सी उपशाखाएं खुलती हैं? बेटा तो उपशाखाएं आती हैं सर्वास्त्रित्ववाद, मूल रूप से आता है, ये बौद्ध धर्म से ही संबंध रखता है, सर्वास्त्रित्ववाद। आगे योगाचार एवं शून्यवाद किसकी उपशाखाएं होती है? बेटा तो योगाचार और शून्यवाद भी महायान की शाखा बनती है। महायान आप जानते हैं इसी के जो है उपलक्ष्य में आता है। विज्ञानवाद तथा योगाचार्य को संस्थापक कौन माने जाते हैं? बेटा विज्ञानवाद हो या फिर योगाचारवाद हो, जो है मैत्रेयनाथ जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। सूत्रालंकार पुस्तक के रचनाकार कौन है? बेटा सूत्रालंकार पुस्तक अगर पूछा जाता है तो असंगत को जो है लिखते हैं, इसे असंगत के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, बहुत खास डाटा है इसमें। आगे कहा जाता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बेटा आप जानते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान बोधगया में, बिहार वाला बेल्ट होता है, वहीं महाबोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त होता है, पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त होता है। सारनाथ की प्रसिद्धि का कारण क्या रहा है? बेटा तो बुद्ध का उपदेश सबसे ज़्यादा यहाँ चलता है, तो मूल रूप से सारनाथ हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश अगर कहा जाएगा तो वाराणसी नहीं बेटा, श्रावस्ती होता है। ठीक है। कुशीनगर के प्रसिद्धि का कारण क्या रहा है? बेटा तो महापरिनिर्वाण बुद्ध का होता है कुशीनगर में, और ये क्वेश्चन इतना बार छपा है बेटा, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार छपा है क्वेश्चन। तो कुशीनगर में मूल रूप से प्रसिद्धि का कारण यही है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। श्रावस्ती की प्रसिद्धि का कारण क्या है? आप जानते हैं श्रावस्ती सर्वाधिक उपदेश देते हैं भगवान बुद्ध यहाँ पे, इसलिए जो है श्रावस्ती भी फेमस हो जाती है। श्रावस्ती साक्षरता के मामले में सबसे नीचे है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। संकिसा पर बने हाथी की आकृतियाँ कहाँ स्थित है? बेटा संकिसा पे बने हाथी की जो आकृतियाँ हैं मूल रूप से फर्रुखाबाद में स्थित हैं। फर्रुखाबाद के लोग भी अपने साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ दर्शन एक बार कर लें। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होती है? बेटा तो राजगृह में होती है, सप्तपर्णी गुफा में होती है, 483 ईशापुर में होती है। ये आपको याद रखना होगा, डाटा घुमा के पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं प्रथम बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन रहा है? बेटा तो आप जानते हैं महाकश्यप रहता है प्रथम बौद्ध सभा का अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? महाकश्यप बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, पूछा गया प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होती है? बेटा पहली बौद्ध संगीति जो है मूल रूप से किसके शासनकाल में होती है? अजात शत्रु या फिर हर्यक वंश के शासनकाल में होती है। कई बार यह वंश पूछा जाता है कौन से वंश का शासक रहा है, तो प्रथम बौद्ध संगीति में हर्यक वंश का शासक होता है और अजात शत्रु पहली बौद्ध संगीति होती है। आगे बात करते हैं, पूछा गया प्रथम बौद्ध संगीति का विवरण किस पुस्तक में मिलता है? बेटा विनय पिटक में मिलता है, और मूल रूप से सुंत पिटक भी उसे कहा जाता है। तो विनय पिटक में पहली बौद्ध संगीति का बढ़िया से विवरण मिल जाता है, बढ़िया से विवरण मिल जाता है। आप जानते हैं प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के द्वारा आयोजित होती है। कहाँ पे होती है? हर्यक वंश के द्वारा होती है। आप जानते हैं सप्तपर्णी गुफा में होती है, राजगृह वाला बेल्ट होता है, राजगृह वाला क्षेत्र होता है। आगे बात करते हैं और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में पूछा जाता है कि आयोजन किस स्थान पे होता है? बेटा तो वैशाली में होता है, 383 ईसापुर में। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? बेटा तो साबक मीर बनाए जाते हैं, सर्वकामनी इनका उपनाम भी है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कौन करवाता है? बेटा तो आप जानते हैं कालाशोक करवाता है, शिशुनाग वंश का ये शासक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ होता है? बेटा तो पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र यानी पटना में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित होती है। आगे कहा गया कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है? बेटा शासनकाल किसका रहा है? तो अशोक का मूल रूप से शासनकाल रहता है और मौर्य वंश यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है। तो तृतीय बौद्ध संगीति मूल रूप से किसके साथ होती है? अशोक के साथ होती है। तृतीय बौद्ध संगीति का प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? बेटा तो अभिधम्म पिटक में मूल रूप से तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख मिल जाता है कि बौद्ध धर्म का तृतीय संगीति अशोक के समय में हुआ है। अच्छा, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन पूछ लिया जाए। बेटा चौथी बौद्ध संगीति जो आयोजित होती है वो कश्मीर का कुंडल वन होता है, वहीं पे मूल रूप से आयोजित की जाती है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? तो आप जानते हैं वासुमित्र बनते हैं इसके अध्यक्ष, और जो है वासुमित्र अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष कौन होता है? अश्वघोष होता है। तो कुल मिलाकर के चौथी बौद्ध संगीति भी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगीति अश्वघोष के समय में होती है, आप जानते हैं कश्मीर कुंडल वन में आयोजित होती है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में होता है? बेटा कनिष्क का शासनकाल होता है, कुषाण वंश के कनिष्क होते हैं, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है।
तो ये तो था जो है बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ खास जानकारियाँ। उसके बाद मध्यकालीन चित्रकला को भी हम लोग एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी बहुत घुमा के आपको पूछता है। बेटा जैसे जैसे जो है हमारी व्यस्तता कम होगी वैसे वैसे क्लास का शेड्यूल बढ़ता जाएगा और क्लास जो है अच्छे लेवल पे होती जाएगी, तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा परेशान इसलिए हैं क्योंकि नोट्स बहुत सारे लोगों के नहीं पहुँच पाए हैं। यहाँ से सभी का नोट्स किया, पता नहीं कहाँ से वो लोग वापस कर दिए। आया है पूरा लिखा हुआ है उसमें कि वहाँ तक गया है, फ़ोन नहीं लगा है इसलिए नोट्स वापस आ रहा है। एक महीना बुकिंग हो गई है, अभी नोट्स लोगों का नहीं पहुँचा है। मैं किसी तरह से मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। लोग आ रहे हैं अपना नोट्स ले जा रहे हैं। बहुत परेशान हो गया हूँ नोट्स लॉन्च करके, इसलिए जो है क्लास थोड़ी सी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिलहाल अब क्लास रेगुलर होगी, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। मध्यकालीन चित्रकला में पहला पॉइंट आता है पाल, अपभ्रंश, जैन, गुजरात किस काल की शैलियाँ हैं बेटा? तो ये मध्यकाल की शैलियाँ हैं, याद रखना है। चाहे पाल शैली हो, अपभ्रंश शैली हो, जैन शैली हो, गुजरात शैली हो, सभी मध्यकाल के अंतर्गत आ जाती हैं। मध्यकाल की पोथियाँ किस विश्वविद्यालय में लिखी और चित्रित की जाती हैं बेटा? तो मध्यकाल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसका मुख्य केंद्र रहा है, वहीं पे लिखा गया, वहीं पे चित्रित भी किया गया। आगे, बंगाल, बिहार, नेपाल मध्यकाल का कौन सा क्षेत्र रहा है बेटा? चित्रकारिता सेंटर रहा है बंगाल, बिहार और नेपाल। आप जानते हैं पाल शासक मूल रूप से यहीं पर ज़्यादा विकास कर पाए थे। मध्यकाल की कितनी प्रमुख शैलियाँ होती हैं बेटा? 4 शैलियाँ होती हैं। 4 शैलियाँ होती हैं मध्यकाल की प्रमुख शैली। आगे बात करते हैं और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? तो बनता है कि रोम के चित्रकार तितर और वेशांतर जातक का चित्र किसने बनाया है? तो बेटा मिरान भवन में बनाया गया है। आप जानते हैं वेशांतर जातक का चित्र कहाँ बनाया गया है? मिरान भवन में बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तितर के द्वारा या फिर तितर के द्वारा बनाया जाता है। आगे, पगान में बौद्ध धर्म के आमंत्रित आनंद मंदिर किसने बनवाया है बेटा? तो केथीयान के द्वारा आनंद मंदिर बनवाया जाता है, आप जानते हैं। होरउजी नामक मंदिर कहाँ स्थित है बेटा? होरउजी नंबे या फिर होरउजी मंदिर ये जापान में स्थित है। इस पर हमने पहले ही चर्चा कर रखी है, हमें उम्मीद है आप लोग याद कर चुके होंगे। थनका चित्रण कहाँ किया जाता है बेटा? तो थनका चित्रण है ये तिब्बत वाला बेल्ट होता है, दलाई लामा वाला बेल्ट होता है, वहाँ पे थनका चित्रण किया जाता है। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? आप जानते हैं पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल इसका पहला राजा बनता है। पाल वंश के संस्थापक कौन होते हैं बेटा? गोपाल जी होते हैं। पाल वंश में किस शासक को उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है बेटा? उत्तरापथ का स्वामी धर्मपाल को कहा जाता है, याद रखना है। धर्मपाल बहुत महत्वपूर्ण शासक होते हैं। ओदांतपुरी और सोमपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया बेटा? तो ओदांतपुरी और सोमपुरी विश्वविद्यालय को जो है एस्टेब्लिश करने का काम राजा धर्मपाल का ही रहा है। आगे कहा जाता है ओदांतपुरी और सोमपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया है। तो कहा जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दिया जाता था बेटा? बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा जो दिया जाता था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दिया जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत जो है खास पॉइंट पे रहा है, बहुत बार वनडे इंटरेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन से। परम भट्टा टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण किया था बेटा? परम भट्टा टारक और परमेश्वर की उपाधि मूल रूप से धर्मपाल के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। आगे कहा जाता है पाल शैली की प्रमुख जो है 3 केंद्रों में कौन कौन से आते हैं? तो पाल शैली का हमने पहले ही बताया था, तीनों केंद्र हैं बंगाल, बिहार और नेपाल। हालांकि एस्टेब्लिश कहाँ होती है? बंगाल में होती है, याद रखना है। मुख्य केंद्र बंगाल ही है। आगे कहा जाता है कि पाल वंश के किस शासक के समय में चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास होता है बेटा? तो देवपाल के समय में चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला तीनों बढ़िया से चलती हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट चलती हैं। आगे, देवपाल ने मूर्ति निर्माण के लिए कारखाना किस जगह खोला था बेटा? देवपाल ने मूर्ति निर्माण के लिए जो कारखाना खोला वो कुकिहार बिहार में खोला था। कुकिहार बिहार से यहाँ से जो है कारखाने का काम स्टार्ट होता है और यहाँ से मूर्तिकला ज़्यादा एस्टेब्लिश होती है। देवपाल के शासनकाल के 2 चित्रकार कौन कौन से हैं बेटा? धीमान और विचिस्तर आते हैं। ये दोनों जो है माना जाता है कि पाल शैली के वास्तविक संस्थापक हैं। गोपाल को हटा करके कई लोग जो है इसे मानते हैं, ठीक है। तो धीमान और बितपाल किसके चित्रकार हैं? तो देवपाल के अंडर में आते थे और यहाँ पे चित्रकारी किया करते थे। आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? तो कहा गया है कि देवपाल ने बोधि मंदिर का निर्माण किस राज्य में करवाया था? आप जानते हैं देवपाल के द्वारा बोधि मंदिर बनवाया जाता है। गया वाला होता है बेल्ट, और गया कहाँ पे है? बिहार में है। तो बिहार में मूल रूप से देवपाल के द्वारा महाबोधि मंदिर बनवाया जाता है। आगे कहा गया पाल शैली को कौन समीक्षक बिहार शैली व पश्चिम बंगाल शैली बताता है बेटा? हेलन रूबिशो आते हैं। हेलन रूबिशो मूल रूप से पाल शैली को समीक्षक या फिर बिहार शैली के नाम से संबोधित करते हैं। पाल शैली को लामा तारानाथ ने कौन सी शैली कहा है बेटा? तो नाग शैली कहा है। लामा तारानाथ आप जानते हैं तिब्बती गुरु हैं, इतिहासकार भी हैं, बहुत फेमस नाम है, और इन्होंने नाग शैली कहा है पाल शैली को। आगे कहा जाता है कि नाग शैली का संस्थापक कौन था बेटा? तो नाग शैली का संस्थापक नागार्जुन रहे हैं, याद रखना है। पाल शैली के संस्थापक कौन रहे हैं? धीमान और बितपाल रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया गया है। धीमान और बितपाल को वास्तविक संस्थापक मान लिया जाता है। हालांकि आप जानते हैं पाल शैली को एस्टेब्लिश करने का काम राजा गोपाल का रहा है।
पाल शैली के चित्र किस धर्म से संबंधित है बेटा? तो पाल शैली के जो चित्र हैं मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। आगे कहा जाता है पाल शैली के चित्र किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? आप जानते हैं बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान 2 संप्रदाय होते हैं बेटा। तो पाल शैली के जो ज़्यादातर चित्रण है वो महायान संप्रदाय से संबंध रखते हैं। आगे, ताड़पत्र, कपड़ा, लकड़ी पर कौन सी शैली के चित्र बने हैं बेटा? तो पाल शैली में सबसे ज़्यादा ताड़पत्र, कपड़ा और लकड़ी पर चित्रण का कार्य हुआ है, याद रखना है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल शैली के ताड़पत्रों की लंबाई क्या रही बेटा? बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। 22.25 नहीं 22.5, यहाँ पे लिखा है 22.5 इंटू 2.5 इंच। तो कहीं 22.25 लिखा है, कहीं 2.25 लिखा रहता है, याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, जो भी आए उसी पे लगाना है राइट आंसर। 22.5 इंटू 2.5 लगा देना बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। किस शैली के चित्रों का निर्माण कागज़ पे नहीं हुआ बेटा? तो पाल शैली में कागज़ पे चित्रण का काम नहीं हुआ है। आप जानते हैं 15वीं शताब्दी में मूल रूप से कागज़ खोजा जाता है, चीन के द्वारा खोजता है। आगे, पाल शैली के चित्रों का लेख किस लिपि में लिखा गया है? तो बेटा जो लेख लिखा जाता था वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता था, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे, पाल शैली का विकास किस शताब्दी में हुआ है बेटा? तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ है, इसीलिए कहा जाता है पाल शैली में कागज़ का विकास नहीं हो पाता है, ताड़पत्रों पर ही ज़्यादातर काम हुआ है। जब कागज़ का विकास 15वीं शताब्दी में होता है तब जा करके इस पे काम होता है। पाल शैली की चित्रित ग्रंथ कौन सी है बेटा? तो पाल शैली का चित्रित जो ग्रंथ माना जाता है वो प्रज्ञापारमिता माना जाता है। प्रज्ञापारमिता बहुत फेमस ग्रंथ है। आगे कहते हैं कि पाल शैली का चित्रित पुस्तक गंधर्व व्यूह में कितने चित्र प्राप्त हुए हैं बेटा? तो गंधर्व व्यूह में 126 चित्र प्राप्त होते हैं, 126 चित्र पाए जाते हैं। आगे कहा जाता है वल्ला सेन शैव धर्म के अनुयायी थे, उसमें से कौन सी पुस्तक की रचना की है बेटा? वल्ला सेन के द्वारा दाना सागर जो है और अद्भुत सागर, ये दाना सागर और अद्भुत सागर पुस्तक को लिखा जाता है। आगे बात करते हैं, पूछा गया देवपाल के दरबार में बौद्ध विद्वान कौन थे बेटा? देवपाल के दरबार में बौद्ध विद्वान कौन रहा है? तो दीपांकर असिता रहे हैं, दीपांकर असिता रहे हैं, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। देवपाल ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए किसको तिब्बत भेजा था बेटा? दीपांकर असिता ही जब आते हैं इनके दरबार के विद्वान रहते हैं तो इन्हीं को ये भेजेंगे तिब्बत भी। तिब्बत में प्रचार प्रसार दीपांकर असिता करते हैं। आगे कहा जाता है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है बेटा? तो महिपाल को द्वितीय संस्थापक माना जाता है, क्योंकि महिपाल भी बहुत प्रतापी राजा होता है पाल वंश का। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि मूलकंद कुटी और धर्मराज का स्तूप का निर्माण किसने करवाया बेटा? मूलकंद कुटी हो या फिर धर्मराज का स्तूप है, दोनों का जो है निर्माण कार्य जो है महिपाल के द्वारा करवाया जाता है। महिपाल सेकंड जो है संस्थापक माना जाता है पाल शैली का। पाल वंश का अंतिम शासक कौन होता है बेटा? तो पाल वंश का अंतिम शासक जो बनता है वो रामपाल बनता है, रामपाल। अच्छा, रामपाल के दरबार में बौद्ध विद्वान कौन से रहते हैं बेटा? तो आते हैं संध्याकार नंदी। संध्याकार नंदी मूल रूप से किसके दरबार के रहे हैं? रामपाल के दरबार के रहे हैं। रामपाल किस साल जो है पाल किस वंश का शासक रहा है? तो पाल वंश का शासक रहा है। सेन वंश की संस्थापक कौन रहे हैं बेटा? तो सामंत सेन मूल रूप से सेन वंश को एस्टेब्लिश करते हैं। सामंत सेन नाम याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। आगे कहा जाता है और कौन सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है? तो सेन वंश किस धर्म के अनुयायी रहे हैं बेटा? तो सेन वंश मूल रूप से ब्राह्मण धर्म के अनुयायी रहे हैं, जबकि आप जानते हैं पाल वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जयदेव, श्रीधरदास, गोवर्धनाचार्य किसके दरबार के विद्वान रहे हैं बेटा? तो जयदेव हों, श्रीधराचार्य हों या फिर गोवर्धनाचार्य हों, मूल रूप से लक्ष्मण के दरबार के अच्छे विद्वान माने जाते हैं। लघु चित्र या पोथी चित्र किस शैली में सर्वाधिक बनाए जाते हैं? लघु मतलब होता है छोटा चित्रण बेटा, या फिर पोथी पे चित्रण मूल रूप से पाल शैली का मुख्य विषय रहा है, क्योंकि पाल शैली में आप जानते हैं कि कागज़ का आविष्कार नहीं हो पाता था, इसलिए ताड़पत्रों पर या फिर छोटी छोटी शैलियों पर ही चित्रण का कार्य होता था। आगे कहा जाता है कि पाल शैली के चित्र कितने चश्म के बनाए गए हैं बेटा? 1.25 चश्म चेहरे में मूल रूप से पाल शैली के चित्र बनते हैं। किस शैली की आकृतियों में जकड़न दिखाई देता है बेटा? जकड़न दिखाई देता है पाल शैली के चित्र में, याद रखना होगा, पाल शैली के चित्र में जकड़न दिखाई देता है। आगे कहा जाता है पाल शैली की आकृतियों की सीमा के रंग कौन से प्रयोग होते हैं बेटा? पाल शैली की आकृतियों की सीमा के रंग मूल रूप से काले रंग से होते हैं, याद रखना होगा, डाटा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है पाल शैली के सर्वाधिक चित्र किस किस संग्रहालयों में रखे गए हैं? तो बेटा कलकत्ता संग्रहालय और बोस्टन संग्रहालय, दोनों जगह पाल शैली के ज़्यादातर चित्रण सुरक्षित रखे हैं। तो ये डाटा भी आपको याद रखना होगा, तब जाके काम बन पाएगा। आगे बात करते हैं, पूछा गया सर्वाधिक कागज़ की खोज कहाँ होती है बेटा? तो चीन में होती है, याद रखना है, सबसे पहले कागज़ खोजा जाता है चीन में। अच्छा, भारत में सबसे पहले कागज़ कहाँ से आता है बेटा? तो यूरोप से आता है, याद रखना है, यूरोप में भारत से कागज़ आता है। कागज़ का कारखाना कश्मीर में किसने लगवाया था बेटा? कागज़ का कारखाना जैनुअल आबदीन के द्वारा लगवाया जाता है। कहाँ पे? कश्मीर में लगवाया जाता है। कागज़ पे चित्रण किस शताब्दी में स्टार्ट होता है बेटा? तो 15वीं शताब्दी में स्टार्ट होता है। स्टार लगाइएगा, कम से कम 10-12 क्वेश्चन छपा है।
चाहे वन डे एंट्रेंस हो चाहे टीजीटी पीजीटी हो। टीजीटी पीजीटी में लगभग 2 से 3 बार ये क्वेश्चन छप चुका है, तो डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। आगे कहा जाता है अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक में ईरान उपसादेन में कितने प्रकार के कागज़ का उल्लेख किया है। बेटा अमीर खुसरो ने 3 प्रकार के समी, सदा और जो है हिरिंगी कागज़ या फिर हिरीरी कागज़, मूल रूप से 3 प्रकार के कागज़ का उल्लेख अमीर खुसरो ने किया है। किस पुस्तक में किया है, तो ईरान उपसादेन नामक पुस्तक में मूल रूप से 3 प्रकार के कागज़ का उल्लेख अमीर खुसरो के द्वारा किया जाता है। आगे कहते हैं कहा गया प्रथम ग्रंथ कल्पसूत्र और कालकाचार्य किस पे चित्रित किया गया। बेटा तो कागज़ पे ही कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा को चित्रित किया गया है। आगे कहा जाता है कागज़ कितने प्रकार के होते हैं। बेटा तो 6 टाइप के यहाँ पे बताए गए हैं। अहमदाबाद, पटना, धौसारी, सांगानेर, माधवापुरी। पटना में कागज़ का केंद्र क्या रहा है। बेटा तो यहाँ पे सभी जगह जो है कारखाने लगाए गए थे कागज़ के लिए, याद रखना होगा, हो सकता क्वेश्चन घुमा के पूछ ले। आगे कहा जाता है कि ताड़पत्र पे चित्रकारी सर्वप्रथम किस शैली की विशेषता रही है। बेटा तो पाल शैली में सबसे ज़्यादा जो है ताड़पत्रों पे चित्रण का कार्य हुआ है। आगे बुद्ध योग मुद्रा में कमल पे आसीन नामक चित्र किस शैली का है। बेटा बुद्ध योग मुद्रा में है, कमल पे बैठे हुए हैं, ऐसा चित्र पाल शैली में ही दिखाया गया है। आगे जैन शैली का विकास किस शताब्दी में हुआ है। बेटा तो 7वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य मूल रूप से जैन शैली फली फूली और आगे बढ़ी है। जैन शैली के चित्र किस धर्म से संबंध रखते हैं। बेटा तो जैन शैली के जो चित्र हैं मूल रूप से कौन सा धर्म देखते हैं, दिगंबर संप्रदाय देखते हैं, यानी बौद्ध धर्म ही देखते हैं, तो दिगंबर संप्रदाय राइट आंसर बनेगा। आगे बात करते हैं, पूछा गया गुजराती अपभ्रंश प्रारंभिक पश्चिमी शैली मूल रूप से किसको कहा जाता है। तो गुजराती शैली, अपभ्रंश शैली, पश्चिमी जो है प्रारंभिक पश्चिमी शैली, ये सब जैन शैली के उपनाम हैं, याद रखना होगा, जैन शैली के। आगे बात करते हैं, पूछा गया किस शैली में प्रतीकों का अंकन हुआ है। बेटा कौन सी शैली है जिसमें प्रतीकों का अंकन हुआ है, तो जैन शैली में ही सबसे ज़्यादा प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं। 1942 ईस्वी में कल्पसूत्र की एक प्रति किसने किया था। बेटा 1942 ईस्वी में कल्पसूत्र की एक प्रति आती है, वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो 510 पेज की है, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है। आनंद कुमार या फिर आनंद कौटिश कुमार स्वामी। ओशी गांगुली ने एक पुस्तक लिखी है, आप जानते हैं ओशी गांगुली की पुस्तक रूपम में किस शैली के चित्रों का प्रकाश किया जाता है। बेटा रूपम के चित्रकार कौन है, ओशी गांगुली हैं, याद रखना है किसकी रचना है, मूल रूप से ओशी गांगुली की है। किस चित्रों को प्रकाशित किया जाता है। बेटा जैन धर्म से संबंधित ज़्यादातर चित्रण रूपम में आते हैं। रामकृष्ण दास ने जैन शैली का उपनाम क्या बताया। बेटा ये क्वेश्चन स्टार लगाइएगा। रामकृष्ण दास ने या फिर रायकृष्ण दास ने मूल रूप से जैन शैली को क्या नाम दिया है, तो इन्होंने ही जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा है। इतनी बार ये क्वेश्चन छपा है, क्या बताया जाए। अपभ्रंश शैली रामकृष्ण दास के द्वारा या फिर रायकृष्ण दास के द्वारा कहा जाता है। जौनपुर राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात किस शैली का केंद्र है। बेटा तो जैन शैली का केंद्र है गुजरात महाराष्ट्र जौनपुर और जो है राजस्थान। आगे कहा जाता है वसंत विलास, ग्वाल गोपाल स्तुति, गीता गोविंद इति रहस्य, दुर्गा सप्तति, चौर पंचाशिका किस शैली के चित्र पोथियाँ। बेटा तो ये सब के सब जैन शैली की चित्र पोथियाँ हैं, याद रखना होगा, तब जाके काम बन पाएगा। आगे कहा जाता है कि शैली के चित्रों की आंख परवल जैसी होती है। बेटा परवल जैसी आंख बनाई गई है, जैन शैली में है, याद रखना है। भारत में बेल बूटे का आरंभ किस शैली में होता है। बेटा भारत में बेल बूटे का जो आरंभ होता है वो जैन शैली में ही होता है, जैन शैली ही इसके लिए राइट आंसर बनता है अगर ऑप्शंस में आता है तो। आगे कहा जाता है अपभ्रंश जैन ग्राम्य और ग्रामीण गुजराती पश्चिमी शैली किसका उपनाम है। तो बेटा अपभ्रंश जैन कहें, फिर ग्रामीण कहें, ग्राम्य कहें, गुजराती पश्चिमी शैली कहें, मूल रूप से अपभ्रंश शैली के ही ये सारे उपनाम हैं, आपको याद रखने होंगे तभी जाके काम बन पाएगा। आगे कहा जाता है अपभ्रंश शैली में कितने प्रकार का धरातल प्रयोग किया जाता है। बेटा तो अपभ्रंश शैली में मूल रूप से 3 प्रकार के धरातल का प्रयोग किया जाता है, 3 प्रकार के धरातल उपयोग किए जाते हैं। जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों में किसकी शैली को मिलाया जाता है। बेटा जौनपुर से जो प्राप्त है उसमें अपभ्रंश शैली मिलाया जाता है। स्वर्ण अक्षरों में किसकी शैली मिलती है, तो अपभ्रंश शैली ही मिलती है। आगे कहा जाता है सन 1467 ईस्वी में स्वर्ण अक्षरों में लिखी प्रति कहाँ रखी गई है। बेटा तो स्वर्ण अक्षरों में जो 1467 ईस्वी में जौनपुर में लिखा गया वो बड़ौदा में रखा हुआ है, याद रखना है। अपभ्रंश शैली के चित्र किस संप्रदाय से संबंधित हैं। बेटा तो अपभ्रंश शैली के ज़्यादातर चित्रण श्वेतांबर संप्रदाय से संबंध रखते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय। अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। बेटा कहा गया कि अपभ्रंश शैली के चेहरे कितने चश्म चेहरे के बनाए गए हैं। बेटा अपभ्रंश शैली में मूल रूप से 1.25 चश्म चेहरे का उल्लेख किया जाता है। अपभ्रंश शैली में 1.25 चश्म चेहरा का प्रयोग आता है, तो ये डाटा आपको याद रखना होगा तभी जा कर के काम बन पाएगा। हमें उम्मीद है यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।